हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो अगर आपने मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके का कंटेंट बनाने वाला हूँ इस वीडियो में। और अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सबसे पहले उसको देखिए और फिर आप दोबारा इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वीडियो का मेन कंटेंट शुरू करने से पहले आपकी स्क्रीन पर ये जो दो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हु इज़ नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया एंड क्रॉप शेड्यूलिंग। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। और दूसरा क्वेश्चन जो है, हु इज़ नोन फॉर द इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं जो आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट में चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। अब आप अपनी स्क्रीन पर ये जो पेज देख रहे हैं ना एनसीईआरटी का, अब आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए और इस चीज़ को वहाँ पर मार्क कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट में। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आई होप आप सबने अपनी एनसीईआरटी खोल रखी होंगी। अब आप खोलिए इसका सेक्शन 8.1 कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने छोड़ दिया हो, इसमें आपने सब कुछ पढ़ ही लिया होगा, बट फिर भी मैं आपका 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान खींचना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। एनसीईआरटी कहती है सैल्मोनेला टाइफी अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम। ये जनरली होता है पैथोजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर हम पेज को टर्न करते हैं तो हमें दिखती है इन्फॉर्मेशन अबाउट एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका इट इज़ अ पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का डिफरेंस है ना, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब सैल्मोनेला टाइफी में एक इंपॉर्टेंट बात और देखिए। वो एनसीईआरटी का डाटा कहता है कि द पर्सन जो होता है, इसको टाइफाइड कॉज होता है, ही सफ़र्स थ्रू अ सस्टेन्ड हाई फीवर ऑफ 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो एक बार हुआ क्या था कि मेरे टेस्ट सीरीज़ में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो वो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस ना देकर उन्होंने क्वेश्चन में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में दे दिया था। तो मेरा ध्यान वो फ़ारेनहाइट पर नहीं गया था और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो इस डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करके रखिए। 39 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 40 डिग्री सेल्सियस को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका में ये बात याद रखने की है कि एनसीईआरटी, अब ध्यान से देखिए, वो कहती है कि हमें क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। तो ये जो ब्लड क्लॉट्स है ना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है इस पैराग्राफ में। अब हम समझते हैं इसका मतलब। देखिए, हिस्टोलिटिका का मतलब हुआ, हिस्टोलिटिका मतलब हिस्टोलिसिस यानी टिश्यू का लिसिस। तो जो पैथोजन है ना, वो आपके टिश्यू का लिसिस करेगी, यानी कि वो फीड करेगी आपके म्यूकस पर और सब म्यूकोस पर, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट बहुत ही बेसिक है, लेकिन फिर भी आप भूल ना जाएं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि राइनो वायरस जो हैं, दे इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे जो भी आता जा रहा है ना, आप उस चीज़ को अपनी एनसीईआरटी में मार्क करके इंपॉर्टेंट लिखते जाइए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सब बच्चे पढ़ लेते हैं, बट इन चीज़ों पर कम लोगों का ध्यान जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ फिगर 8.1 पर। फिगर 8.1 से अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप सुनिए, हम इस पूरे डायग्राम को हम सिर्फ 4 पॉइंट्स में याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है, यानी जिसको हम स्पोरोजोइट्स बोलते हैं, ये ह्यूमन के ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लिवर सेल में और आरबीसी में, दोनों में इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी के अंदर ही इनकी सेक्सुअल स्टेजेस यानी गैमेटोसाइट्स डेवलप होती हैं। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो होता है वो मॉस्किटो के गट में होता है। तो ये चारों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इन चारों पॉइंट्स को, वीडियो को स्लो या फास्ट करके या फिर इसको पॉज करके, इन सबको एनसीईआरटी में लिखिए ध्यान से। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे पॉइंट की तरफ जो हम बताना चाहता हूँ वो ये है कि एस्केरिस जो डिजीज़ दी हुई है एनसीईआरटी में, इसके सिम्टम्स वो अक्सर पूछ लेता है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ एस्केरियासिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ एस्केरियासिस। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास अक्सर आ सकता है, और ये एनसीईआरटी का पार्ट है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछना चाहिए। तो इसकी एक टेक्निक है, वो एक ट्रिक जो है वो मैंने बनाई थी अपने याद करने के लिए, वो आप भी सुनिए। उस ट्रिक का नाम है फिम्बा, FIMBA, फिम्बा।
तो एफ से हमारे पास हो जाएगा फीवर, आई से हो जाएगा हमारे पास इंटरनल ब्लीडिंग, एम से हो जाएगा मस्कुलर पेन, बी से हो जाएगा ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज एंड ए से हो जाएगा अनीमिया। तो ये फिम्बा टेक्निक याद रखिए, एस्केरियास के सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में अगर हम देखें तो एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि द मेजर्स आर पर्टिकुलरली असेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर। और वो 3 डिजीज़ के नाम लेती है जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती हैं। सबसे पहले वो कहती है टाइफॉइड, दूसरे में वो कहती है अमीबियासिस एंड तीसरे में वो कहती है एस्केरियासिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो अक्सर हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो उस समय एग्ज़ाम देने के टाइम दौरान हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, इसलिए आपको ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं इस सेक्शन 8.1 यानी डिजीजेज इन ह्यूमंस में। अब हम प्रोसीड करते हैं सेक्शन 8.2 यानी इम्यूनिटी पर। तो इम्यूनिटी में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आपने ओवरलुक कर दिए होंगे या फिर आपने मिस कर दिए होंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपको इनेट इम्यूनिटी में साइटोकाइनिन बैरियर पर बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि जब भी साइटोकाइनिन बैरियर पर कोई क्वेश्चन आता है तो वो जल्दबाजी में अक्सर हमसे गलत हो जाता है या फिर उसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है वो सेक्रेट करता है हमारा प्रोटीन इंटरफेरॉन, ताकि वो एक नॉन इन्फेक्टेड सेल को उस चीज़ से बचा सके। तो एक नॉन इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन प्रोड्यूस नहीं करेगा, इस बात पर ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फिगर 8.4 को ध्यान से देखिए। ये फिगर तो आप सबको याद हो जाता है, बट क्या आपने एन टर्मिनस और सी टर्मिनस पर ध्यान दिया है? आप एक बार डायग्राम को खोलिए और वहाँ पर एन टर्मिनस और सी टर्मिनस पर ध्यान दीजिए। अब इस चीज़ को मैं लिंक करना चाहूँगा आपके क्लास 11 बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पर। आप उसमें प्रोटीन्स का पार्ट खोलिए और उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में दिया हुआ है, तो आप उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को ध्यान से पढ़िए। भले ही ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आपको धीरे धीरे इस चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप इस 11th की बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर खोलिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की 2-3 लाइन्स पढ़िए और आप फिर दोबारा वापस आकर इस डायग्राम को देखिए, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट में मैं आपको लेना चाहूँगा एलर्जी की तरफ। एलर्जी के बारे में हमें सिर्फ 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एलर्जी किसकी वजह से होती है और एलर्जी किस सिम्टम्स किसकी वजह से रिड्यूस होते हैं। तो किसकी वजह से वो होती है, तो उसका आंसर एनसीईआरटी कहती है कि इट इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। और वो किस की वजह से रिड्यूस होती है, तो वो भी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड। अब आप ध्यान से देखिए, जिस तरह से हिस्टामिन जो है वो एलर्जी को कॉज करता है, तो जाहिर सी बात है कि जो एंटी हिस्टामिन होगा वो हमारे एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस करेगा। तो वो क्वेश्चन अगर कल के दिन घुमा के पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी, तो वो आपको अलग अलग ऑप्शंस दे देगा। समझ रहे हैं? आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर भी सोच सकते हैं। तो अब इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा क्लास 12th की केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो उसमें एक एंटी हिस्टामिन्स करके एक सेक्शन है। तो उसमें आपके 2 ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, एक तो ब्रोमफेनारामिन डिमेटैप और एक लिखा हुआ है टर्फेनाडिन सेल्डेन। तो इन दोनों पॉइंट्स को एज अ आंसर आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। तो लिम्फोइड ऑर्गन में मुझे 3 क्वेश्चंस इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 99.9% बच्चा बिल्कुल सही दे देगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को घुमा दूँ और पूछूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन लिम्फोइड ऑर्गन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्टर डिसाइडिंग हो जाएगा कि आपने एनसीईआरटी को कितनी बारीकी से पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो है बोन मैरो, क्योंकि एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि बोन मैरो इज अ मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो अगर वो पूछे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तो हमारा आंसर जाएगा बोन मैरो एंड थायमस। अगर वो पूछे मेन लिम्फोइड ऑर्गन तो हमारा आंसर जाएगा बोन मैरो। तो ये बात आपने पढ़ ली। अब तीसरे जो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है वो ये है, स्प्लीन मेनली कंटेन्स। तो अब बच्चों को ये लगेगा कि हाँ यार, स्प्लीन में तो बेसिकली एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिम्फोसाइट होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी देखिए क्या कहती है कि इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। समझ रहे हैं? तो बच्चे क्या करते हैं, वो लिम्फोसाइट तो पढ़ लेते हैं बट उनका ध्यान फैगोसाइट्स की तरफ नहीं जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन 8.3 यानी एड्स की तरफ। अब एड्स में मेरे पास 2 से 3 या 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिगर 8.6 पर है। फिगर 8.6 में डायग्राम के नीचे आपने वो छोटा सा नोट है उस पर कभी ध्यान दिया है? अगर दिया है तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। ठीक है, ये कॉमन सेंस से भी बिल्कुल सही बात है, बट एनसीईआरटी भी इसके बारे में जिक्र करती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही HIV किसी भी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है तो वो सबसे पहले कहाँ एंटर करता है? वो एंटर करता है मैक्रोफेज में। जी हाँ, मैक्रोफेज एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिसमें HIV एंटर कर जाएगा और उसको डिसइंफेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को सही रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तमाम तरह के फैक्टर्स हैं, वो एनसीईआरटी के बाहर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो वायरस सबसे पहले एंटर कर देगा मैक्रोफेज में, और वही मैक्रोफेज उस वायरस को मदद करेगा और वायरस बनाने में, जिस वजह से मैक्रोफेज एक्ट्स एज अ वायरस फैक्ट्री। तो ये जो लाइन है मैक्रोफेज एक्ट्स एज अ वायरस फैक्ट्री, और ये जो दूसरी लाइन है कि आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर्स इन द मैक्रोफेज, ये दो लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को बिल्कुल याद रखिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि HIV हेल्पर टी सेल्स को और हमारे CD4 रिसेप्टर्स को ख़राब कर देती है, तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? एड्स के सिम्टम्स, यानी बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया और वेट लॉस। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? एड्स में सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा और माइकोबैक्टीरियम। तो ये दो बातें, ये सारी बातें आपको एड्स में पता होनी चाहिए। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, एड्स बेसिकली एड्स का जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं एलिसा। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एलिसा टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अब इस एलिसा को लिंक करिए अपनी क्लास 12th के बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर से। उसमें एक हेडिंग है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, उसके लास्ट पैराग्राफ में ध्यान से देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। तो ये चीज़ आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको रिवाइज भी रहे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन मटेरियल है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एक क्वेश्चन मटेरियल है। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन 8.4 यानी कैंसर की तरफ। तो कैंसर में बाकी सारी बातें तो सबको पता हैं, बट मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ सिर्फ 3 बातों पर। सबसे पहली बात मैं ये बताऊँगा कि जो कैंसर के 2 स्टेजेस होते हैं, एक तो होता है बेनाइन ट्यूमर वाला स्टेज, एक होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर वाला स्टेज जो मेटास्टेसिस कहलाता है। तो बेनाइन ट्यूमर जो होता है इट इज़ अ नॉन कैंसरस ट्यूमर। ये क्वेश्चन एम्स 2017 के अजर्शन रीजन में भी आया था जहाँ तक मुझे याद है। इट इज़ अ नॉन कैंसरस ट्यूमर, जबकि मैलिग्नेंट जो हमारा ट्यूमर है इट इज़ अ कैंसरस ट्यूमर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंसर के कॉज किसकी वजह से होता है और कैंसर के डिटेक्शन किसकी वजह से होता है। तो याद रखिएगा, कैंसर को जो कॉज करता है उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशंस में एक्स रेज और गामा रेज आती हैं, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज आती हैं। आयोनाइजिंग में यूवी रेज मत कर देना, क्योंकि हमारा ब्रेन उस चीज़ को ओवरलुक कर देगा और एग्जाम में आती हुई चीज़ हम गलत कर देंगे। इसलिए आयोनाइजिंग में एक्स रेज और गामा रेज याद रखना है, नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैंसर डिटेक्शन की। कैंसर डिटेक्शन में सारे पॉइंट्स आसान हैं, बस मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करने पर। तो अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन में कैंसर होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी कहना चाहती है रेडियोग्राफी। ठीक है, दूसरे नंबर पर एनसीईआरटी कहना चाहती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि CT स्कैन, और तीसरे नंबर पर एनसीईआरटी कहना चाहती है MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो आपको याद रखना है कि रेडियोग्राफी भी एक्सरेज यूज़ करती है और कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी एक्सरेज यूज़ करती है। दोनों जो हैं वो एक्सरेज यूज़ करती हैं, और MRI जो होती है वो इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ करती है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना कंफ्यूजिंग पार्ट है ना कि हम इसको जितनी बार भी पढ़ते हैं तो हमें अक्सर दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है। तो आप इस चीज़ को बार बार लिख लिख के देखिए, या फिर मैंने जिस टेक्निक से याद किया था आप उस टेक्निक को देख लीजिए कि MRI यानी कि मेरी, तो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन मुझे कोई आयोनाइज नहीं कर सकता। ये मेरी टेक्निक थी याद करने की कि मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है पर मुझे कोई आयोनाइज नहीं कर सकता, यानी कि MRI में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कैंसर को। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 8.5 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है, ड्रग्स एंड इट्स अल्कोहल अब्यूज़। अब देखिए, इसमें मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ मेजरली 3 बातों पर। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी की लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है,
क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब एज एन असर्शन रीज़न या फिर अब एम्स तो नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है। वो लाइन ये है कि मेजॉरिटीज ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। अब वो आपको क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई एंड सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमारा ब्रेन जो है एग्जाम के टाइम में इस चीज़ को बिल्कुल करेक्ट मानेगा, हम इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, या फिर हमारे दिमाग में इस चीज़ को इस ऑप्शन को लेकर कन्फ्यूजन रहेगा। तो लेकिन अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। समझ रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट देखिए। अब ये जो दूसरा पॉइंट है ये मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है। आप खोलिए क्लास 12th की केमिस्ट्री का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर, वही एंटीहिस्टामिन्स वाला चैप्टर खोलिए। अब उसमें आप ये ध्यान से स्क्रीन पर आपका जो आ रहा है इस पेज को अपने एनसीईआरटी में खोलिए। उसमें मॉर्फिन और हेरोइन का साथ साथ डायग्राम बना हुआ है। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है हमारी बायो की कि हीरोइन विच इज ऑल्सो नोन एज स्मैक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन, यानी कि मॉर्फिन में 2 एसिटाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया गया है। अब आप डायग्राम देखिए दोनों के, तो आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर 2 OH हैं और यहाँ पर 2 OAC हैं। तो अब आपको ये डायग्राम जब दिख चुका है तो आपको ये लाइन जो है बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी और आप इस चीज़ को अब नहीं भूलने वाले। समझ रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट में आपको ये लास्ट हमारे इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। ये जो लास्ट पॉइंट है ये हमारा कोकीन के ऊपर है कि कोकीन जो होता है इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखिएगा यहाँ पर डोपामीन लिखा है, एसिटिलकोलाइन नहीं लिखा है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में मैं भी काफ़ी टेस्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आता था, मैं कभी कभी जल्दबाजी में इसको एसिटिलकोलाइन मार देता था क्योंकि मेरा ब्रेन हमेशा कहता था कि यही आंसर है, बट इसका आंसर डोपामीन है, एसिटिलकोलाइन नहीं है।